प्रधानमंत्री मोदी ने साल 2015 में आवास योजना का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में बहुत ही कम समय में लाखों घर बनाकर दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का मतलब सिर्फ गरीब परिवारों को पक्की छत देना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना की बजट को मिली बढ़ोतरी। प्रधानमंत्री योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी को दिसंबर 2024 तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 1.19 करोड़ से अधिक घरों को मिली मंजूरी। 113 लाख से अधिक घरों का निर्माण कार्य पूरा। 78.56 लाख परिवारों को मिली अपने अपने घरों की चाबियां। महिला सशक्तिकरण को मिला बढ़ावा। 22.77 लाख से अधिक श्रमिकों, कंडक्टर, रिक्शा चालकों को मिला प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सरकार के अनूठे प्रयासों से असहाय परिवारों को मिली पक्की छत। प्रधानमंत्री मोदी का है ये सपना, सबका घर हो अपना। In a world that never stops, where information नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के बजट सत्र के छठे दिन आज भी दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सवालों के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए जाएंगे। इसके साथ ही अहम पत्रावली भी सदन के पटल पर रखी जाएगी। बात लोकसभा की करें तो आज जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर चर्चा होगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के अनुदान मांगों को चर्चा और पारित कराया जाएगा। बजट सत्र में आज छठे दिन राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का जवाब देंगे। इसके अलावा उच्च सदन में अंतरिम केंद्रीय बजट पर चर्चा प्रस्तावित है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के अंतरिम बजट पर भी चर्चा प्रस्तावित है। संसद के मौजूदा बजट सत्र की कार्यवाही एक दिन के लिए बढ़ा दी गई है। अब संसद की कार्यवाही शनिवार 10 फरवरी तक चलेगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। सूत्रों की माने तो सरकार यूपीए और एनडीए सरकार के कार्यकाल में भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना को लेकर श्वेत पत्र संसद में पेश करने की योजना बना रही है। उत्तराखंड विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पर आज चर्चा जारी रहेगी। चर्चा के बाद मुख्यमंत्री धामी विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इससे पहले कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 सदन में पेश किया। सदन में विधेयक के पेश होने के बाद प्रदेश भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर खुशी मनाई और मुख्यमंत्री सहित पूरे प्रदेश सरकार का आभार जताया। संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत पेश समान नागरिक संहिता बिल को लेकर अलग अलग धर्मों की तरफ से प्रतिक्रियाएं भी सामने आई, जिसमें सभी ने इसका स्वागत किया है। गौरतलब है कि समान नागरिक संहिता का मतलब है कि पूरे देश के लिए एक समान कानून के साथ ही सभी धार्मिक समुदायों के लिए विवाह, तलाक, विरासत, गोद लेने के नियम एक ही होंगे। समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद जहां बहु विवाह पर रोक लगेगी, वहीं कानून बनने के बाद सभी धर्मों की लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 21 साल तय हो जाएगी। इसके साथ ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वालों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 44 संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। इस अनुच्छेद का उद्देश्य संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के सिद्धांत का पालन करना है। बता दें कि भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान आपराधिक संहिता है, लेकिन समान नागरिक कानून नहीं है। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टीआर बालू द्वारा संसद के पटल पर केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन के खिलाफ की गई अपमानजनक और असंसदीय टिप्पणियों की कड़ी निंदा की है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपने एक पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि सदन के सदस्यों की आपत्तियों के बावजूद टीआर बालू ने बार बार और जानबूझकर एल मुरुगन का अपमान किया।
अपने पोस्ट में अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक मंत्री और सदन के सम्मानित सदस्य को अनफिट कहना देश के संपूर्ण अनुसूचित जाति समुदाय के प्रति अनादर दिखाने की बालू की मानसिकता को उजागर करता है। उनके बयान न केवल खराब हैं बल्कि लोकतंत्र और संसद के प्रति घोर अनादर भी है। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जाति और वर्ग के नाम पर समाज को बांटने और नफरत पैदा करने वाले लोगों और विचारधारा के लिए कोई जगह नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज नई दिल्ली में विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नई दिल्ली दौरा आज। बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से आज करेंगे मुलाकात। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ने अजित गुट को ही असली एनसीपी करार दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक तमाम सबूतों के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि अजित पवार गुट को एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह इस्तेमाल करने का अधिकार है। हालांकि शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि वो इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। प्रवर्तन निदेशालय के बार बार भेजे जा रहे समन को अनदेखा करने के खिलाफ ईडी आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से मामले पर जल्द सुनवाई की मांग कर सकती है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन जारी किए हैं, लेकिन वो एक बार भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर शहर के अस्पतालों की दयनीय स्थिति पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। उधर भाजपा ने भी दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। गुयाना के प्रधानमंत्री ब्रिगेडियर मार्क फिलिप्स भारत की 6 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज राजधानी नई दिल्ली में मार्क फिलिप्स से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलेंगे। बाद में आज शाम को मार्क फिलिप्स का उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करने का कार्यक्रम है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा है कि प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स की यह यात्रा भारत और गुयाना के बीच बहुआयामी संबंधों के साथ साथ दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद भारत के दौरे पर हैं। हसन महमूद की भारत की यह पहली आधिकारिक यात्रा है। डॉक्टर हसन महमूद आज राजधानी नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों देशों के बीच व्यापार, कनेक्टिविटी, ऊर्जा सहयोग समेत तमाम क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। अपने भारत प्रवास के दौरान बांग्लादेश के विदेश मंत्री कई और बैठकों में भी शामिल होंगे। भारत सरकार पूर्वोत्तर राज्यों को अष्टलक्ष्मी की संज्ञा देते हुए इन राज्यों के विकास के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है। इसी क्रम में राजधानी नई दिल्ली में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने मेघालय में केंद्र सरकार के सहयोग से चल रही योजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री ने बैठक में मौजूद मेघालय के उप मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान कहा कि मेघालय को केंद्र की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया जाएगा। राजस्थान में भारतीय वायुसेना द्वारा आगामी 17 फरवरी को होने वाले अभ्यास वायु शक्ति 2024 के लिए जोधपुर वायुसेना स्टेशन पर तैयारियां जारी है। कर्नाटक के बंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं ने दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी न देने पर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस वायुसेना अभ्यास में भारतीय वायुसेना की दिन और रात के समय संचालित की जाने वाली आक्रामक एवं रक्षात्मक क्षमताओं का प्रदर्शन किया जाएगा। ओडिशा के जशीपुर पुलिस स्टेशन के पास चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से 120 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि ये लोग संबलपुर क्षेत्र से गांजा खरीदकर कोलकाता बेचने के लिए जा रहे थे। पुलिस मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। कोविड ने हम लोगों को वर्क फ्रॉम होम एंड फ्लेक्सिबिलिटी दोनों सिखा दी। हैंडलिंग माय जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज
एंड अपना घर। एनपीएस भी इसी तरह फ्लेक्सिबल है। इन्वेस्टमेंट ऐप के थ्रू अपना अकाउंट इजीली ओपन किया और अब उसी ऐप के थ्रू अपना अकाउंट फुल्ली ऑपरेट कर रहा हूँ। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी समय लॉग इन कर सकता हूँ और अपने इन्वेस्टमेंट की अमाउंट चेंज भी कर सकता हूँ। जितना पॉसिबल होता है उतना अपने इनकम से बचाता हूँ और अपने एनपीएस अकाउंट में इन्वेस्ट करता हूँ। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। गुजरात के जामनगर जिले के गोवाणा गांव के बोरवेल में कल शाम एक बच्चा गिर गया। कड़ी मशक्कत के बाद बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बच्चे के लिए मेडिकल सर्विस की टीम भी बुलाई गई है। मध्य प्रदेश के हरदा में बैरागढ़ रहटा नामक जगह पर स्थित पटाखा फैक्ट्री में आग लगने से 11 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। करीब 174 लोगों को बचाया गया है। हादसे में घायलों को हरदा से भोपाल और इंदौर ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। राज्य शासन ने दुर्घटना के आपदा प्रबंधन के लिए समिति का गठन किया है। मृतकों के परिजनों को 4 लाख की आर्थिक सहायता की घोषणा भी की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हरदा हादसे में हुए घायलों को देखने के लिए भोपाल के हमीदिया अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने हादसे में घायल लोगों का हालचाल जाना। पटाखा फैक्ट्री में आग पर काबू पाने के लिए भोपाल, इंदौर, बैतूल, होशंगाबाद, बैरुंदा, रहटी सहित अन्य नगरीय निकायों तथा संस्थाओं से फायर ब्रिगेड हरदा भेजा गया। उत्तर भारत में ठंड का सितम लगातार जारी है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर यात्रा में देरी के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सुबह के समय विजिबिलिटी कम होने से रफ्तार पर प्रभाव पड़ रहा है। नई दिल्ली में 9 फरवरी से 2 दिवसीय सुशासन महोत्सव का आयोजन होने जा रहा है। इस महोत्सव में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि देश में योजनाओं का सफल क्रियान्वयन हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य ही लोगों को जागरूक बनाना है। भाजपा के महिला मोर्चा द्वारा दिल्ली में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। सशक्त नारी समृद्ध भारत विषय पर आयोजित इस कवि सम्मेलन में भाजपा की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष वानती श्रीनिवासन मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रही। रामलला की प्रतिष्ठा के बाद से ही भक्तों का सैलाब रामनगरी में अपने इष्ट के दर्शन के लिए लगातार उमड़ रहा है। इसी कड़ी में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू अपने कैबिनेट के साथ अयोध्या रामलला के दर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड की याचिका पर कल्चर मैक्स को नोटिस जारी किया है। याचिका में दोनों मीडिया कंपनियों के विलय पर निर्देश देने का आग्रह किया गया है। न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने सोनी को निर्देश देते हुए मीडिया दिग्गज से जेल की याचिका पर 2 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की तारीख तय की गई है। एशिया प्रशांत क्षेत्र के आवासीय बाजारों में वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में बेंगलुरु एवं मुंबई 2023 की दूसरी छमाही में क्रमशः 8वें और 9वें स्थान पर रहे। रियल एस्टेट सलाहकार नाइट फ्रैंक ने जुलाई-दिसंबर 2023 की अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बेंगलुरु और मुंबई ने वार्षिक मूल्य वृद्धि के मामले में एशिया प्रशांत क्षेत्र के शीर्ष 10 बेहतरीन प्रदर्शन वाले आवासीय बाजारों में जगह बनाई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए एक स्थायी कैडर बनाने की वकालत की है। गडकरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि NHAI में स्थायी कैडर होने से कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में भेजा जा सकता है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग 913 के लाडा सारली खंड के निर्माण के लिए 2,248.94 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय बिजली मंत्री आर.के. सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि लगभग 156 गीगावाट क्षमता के बिजली उत्पादन की दिशा में काम जारी है, जिसमें 103 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 26 गीगावाट ताप विद्युत, 18 गीगावाट पनबिजली और 8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा है। बिजली मंत्रालय ने जारी बयान में आर.के. सिंह के हवाले से कहा कि कुल 156 गीगावाट क्षमता निर्माणाधीन है और वित्त वर्ष 2031-32 तक करीब 469 गीगावाट की अतिरिक्त क्षमता जुड़ जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और कोर निवेशक कंपनियों के लिए तरलता जोखिम प्रबंधन ढांचे पर निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने के मामले में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पर 8.8 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
भारत ने कतर से 20 साल के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात को लेकर अब तक का सबसे बड़ा $78 अरब का समझौता किया है। LNG आयात समझौता वर्तमान कीमत से कम भाव पर 2048 तक के लिए किया गया है, जिससे अनुबंध अवधि के दौरान $6 अरब की बचत होने का अनुमान है। भारत की सबसे बड़ी LNG आयातक कंपनी पेट्रोनेट LNG लिमिटेड ने बयान में कहा कि उसने भारत ऊर्जा सप्ताह के दौरान कतर एनर्जी के साथ बिजली उत्पादन, उर्वरक बनाने और CNG में परिवर्तित करने के लिए प्रतिवर्ष 75 लाख टन गैस खरीदने के समझौते का विस्तार करने को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में तीव्र बढ़ोतरी के बावजूद हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के शेयरों में और इजाफे की गुंजाइश है। इजरायल और हमास के बीच अस्थायी संघर्ष विराम की फिर से एक बार चर्चा हो रही है। युद्ध विराम को लेकर कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ बना हुआ है। कतर ने कहा कि हमास ने संघर्ष विराम प्रस्ताव पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने दोहा में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा कि उन्हें बंधकों के संबंध में समझौते की सामान्य रूपरेखा के संबंध में हमास से जवाब मिला है। फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास ने कहा है कि उसने गजा के लिए प्रस्तावित युद्ध विराम समझौते पर अपना जवाब दे दिया है, जिसमें बंधकों की रिहाई भी शामिल होगी। इजरायल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा कि हमास की प्रतिक्रिया का गहन आकलन किया जा रहा है। इस बीच इजरायल के मुख्य सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा कि गाजा में रखे गए शेष बंधकों में से 31 को मृत घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति पद के मतदान में 10 महीने की देरी करने से संसद के कदम के नतीजे बीच सेनेगल के 3 विपक्षी सांसदों को गिरफ्तार कर लिया गया। सांसदों ने सोमवार देर रात 25 फरवरी के बजाय 15 दिसंबर को मतदान कराने के लिए आखिरी मिनट में संशोधन को मंजूरी दी थी। सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों ने इस कदम का बचाव करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। यूक्रेन में उत्तर कोरिया की पैट्रियट मिसाइलों को लेकर संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और रूस के बीच झड़प हुई। अमेरिका ने रूस पर यूक्रेन पर उत्तर कोरिया द्वारा आपूर्ति की गई करीब 9 मिसाइलें दागने का आरोप लगाया। वहीं मॉस्को ने पिछले महीने एक रूसी सैन्य परिवहन विमान को मार गिराने में वॉशिंगटन को प्रत्यक्ष सहयोगी करार दिया। मॉस्को और प्योंगयांग दोनों ने अमेरिकी आरोपों से इनकार किया है। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद रूस ने उत्तर कोरिया और अमेरिका के अन्य शत्रु देशों जैसे ईरान के साथ संबंध बढ़ाए हैं। ये संबंध पश्चिम के लिए चिंता का विषय है। संयुक्त राष्ट्र में उप अमेरिकी राजदूत रॉबर्ट वुड ने कहा कि अमेरिका स्वतंत्र रूप से जानकारी को सत्यापित करने में असमर्थ है। चिली के पूर्व राष्ट्रपति सेबास्टियन पिनेरा की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति और 3 अन्य लोगों को ले जा रहा था, जो दक्षिणी चिली की एक झील में गिर गया। बचाव कर्मियों के घटनास्थल पर पहुंचने के तुरंत बाद पूर्व राष्ट्रपति को मृत घोषित किया और अन्य 3 यात्री बच गए। राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक ने 3 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अमेरिकी राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय मूल की नेता निक्की हेली ने खुद को मिल रही धमकियों का हवाला देते हुए खुफिया सेवा सुरक्षा मांगी है। श्रीलंका के पर्यावरण मंत्री कैहलिया रामबुक्वेला ने इस्तीफा दे दिया है। रामबुक्वेला को स्वास्थ्य मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान विवादास्पद मानव इम्यूनोग्लोबिन खरीदने घोटाले के कुछ ही दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान के आम चुनाव के नतीजों की तेजी से प्रसारित करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार नया ऐप सवालों के घेरे में है। कुछ अधिकारियों ने आशंका जताई है कि 8 जनवरी को होने वाले चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए सॉफ्टवेयर में हेरफेर की जा सकती है। पाकिस्तान निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक मतदान केंद्र से एक केंद्रीकृत प्रणाली तक परिणामों के प्रसारण के लिए ऐप तैयार किया है, जहां निर्वाचन अधिकारियों द्वारा परिणामों का सारणीकरण किया जाएगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जवाब हासिल होंगे। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मोदी सरकार की गारंटी, कोई नहीं रहेगा भूखा। हर महीने 80 करोड़ लोगों को मिल रहा है मुफ्त राशन। हमारा संकल्प, विकसित भारत।
और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत ने अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में स्थान बना लिया है। रोमांचक सेमीफाइनल में भारत ने मेजबान दक्षिण अफ्रीका को 2 विकेट से हराने में सफलता पाई। भारत की जीत में कप्तान उदय सारन ने अहम भूमिका निभाई। सचिन दास ने 96 और सारन ने 81 रन की पारी खेली। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मोहसिन नकवी के रूप में मिला नया अध्यक्ष, 3 साल के लिए हुए नियुक्त। जिम्बाब्वे टी20 विश्व कप के बाद भारत के साथ 5 मैच की टी20 सीरीज की मेजबानी करेगा। सीरीज की शुरुआत 6 जुलाई से होगी और यह 14 जुलाई तक चलेगी। श्रीलंका महिला क्रिकेट टीम की कप्तान चमारी अट्टापट्टू ने कहा है कि विमेंस प्रीमियर लीग में उनकी अनदेखी उन्हें और बेहतर करने की ऊर्जा देती है। गौरतलब है कि 2023 में अच्छा सीजन खेलने के बावजूद उनकी अनदेखी की गई थी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरे टेस्ट से पहले सौराष्ट्र क्रिकेट संघ स्टेडियम का नाम बदलकर पूर्व प्रथम श्रेणी खिलाड़ी और वरिष्ठ प्रशासक निरंजन शाह के नाम पर रखा जाएगा। निरंजन शाह देश के सबसे वरिष्ठ क्रिकेट प्रशासकों में से एक हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल क्लिंगर को महिला प्रीमियर लीग के दूसरे सत्र के लिए गुजरात जॉइंट्स का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। WPL का दूसरा सत्र 23 फरवरी से शुरू होगा। इसके सभी मैच दिल्ली और बेंगलुरु में खेले जाएंगे। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर ने 2026 फीफा विश्व कप का फाइनल न्यू जर्सी में आयोजित करने के फीफा के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि फाइनल समेत कुल 8 मैच के आयोजन से शहर को काफी आर्थिक लाभ होगा। जॉर्डन की फुटबॉल टीम दक्षिण कोरिया को हराकर एशियन कप के फाइनल में पहुंच गई है। टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ 2-0 की जीत दर्ज की है। FA कप के चौथे दौर के रिप्ले के मैच में साउथहैम्पटन ने वॉटफोर्ड की टीम को 3-0 से हरा दिया। इस जीत के बाद टीम अब टीम लिवरपूल के साथ एनफील्ड में भिड़ेगी। वहीं लीड्स यूनाइटेड ने भी प्लायमाउथ को 4-1 से हराया। लीड्स की टीम ने 3 गोल एक्स्ट्रा टाइम में किए। उधर कॉवेंट्री सिटी ने भी रिप्ले मुकाबले में जीत हासिल की। टीम ने शेफील्ड वेडनेस्डे को 4-1 से हराया। FA कप के चौथे दौर के रिप्ले मैच में आज चेल्सी का सामना एस्टन विला से होगा। मिस्र की फुटबॉल टीम ने हुसाम हसन को राष्ट्रीय टीम का तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है। हसन देश के लिए ऑल टाइम टॉप स्कोरर रहे हैं। द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट में आज से टेनिस खिलाड़ी और पूर्व विश्व नंबर 1 सिमोना हालेप पर लगे 4 साल के प्रतिबंध की सुनवाई शुरू होगी। हॉलीवुड सिंगर टोबी किथ का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के चलते 62 साल की उम्र में निधन हो गया। बतौर गायक और गीतकार टोबी ने इंडस्ट्री में अहम योगदान दिया, जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। शार्क टैंक इंडिया के जज और ओयो के CEO रितेश अग्रवाल ने सोशल मीडिया पर एक लेटेस्ट तस्वीर को साझा किया है, जिसमें वह साउथ सुपरस्टार राणा दग्गुबाती के साथ नजर आ रहे हैं। इस फोटो के साथ रितेश ने यह भी बताया है कि उनको ये शार्क टैंक इंडिया शो कैसा लगता है। बॉलीवुड डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की आने वाली वेब सीरीज हीरामंडी द डायमंड बाजार लंबे समय से चर्चा में बनी हुई है। इस सीरीज को लेकर एक अपडेट सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें 2-4 नहीं बल्कि 6 से 7 गाने भी शामिल होंगे। सुनील शेट्टी के बेटे अभिनेता आहान शेट्टी एक बार फिर से अपनी दमदार वापसी करने को तैयार हैं। आहान के पास इन दिनों 4 बड़ी फिल्में हैं, जिनका अनाउंसमेंट वो जल्द ही करने वाले हैं। इनमें से एक मूवी इसी महीने आने वाली है, तो वहीं बाकी 3 फिल्मों की अनाउंसमेंट एक-एक करके होगी। हाल में ही सोनम कपूर अपनी दोस्त की शादी में लाल साड़ी पहने नजर आई थी। उन्होंने अपने इस लुक की तस्वीरें पोस्ट करने के साथ ही इस साड़ी से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। उन्होंने बताया कि ये उनकी मां की 35 साल पुरानी साड़ी है, जो उन्होंने उधार ली है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।